बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है, उसका पहला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स का तीसरा लेक्चर आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी हमने इसमें रिवर्स काम करना है। एक दफ़ा एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है और फिर उसी कंपोनेंट्स को जोड़कर एक वेक्टर को बनाना सीखना है। बहुत मज़े का लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। जी हाँ, शुरू करते हैं वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमारा आज का टॉपिक एक बार फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स है। और इसमें आज हम दो चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना। और दूसरी चीज़ जो है इसका अपोजिट है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उन्हीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को दोबारा मिलाकर एक वेक्टर को जोड़ना। तो एक में हम रिजॉल्व करना सीखेंगे और दूसरे में हम उसको कंबाइन करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल है इस सिलसिले का, वो कुछ इस तरह से है, व्हाट इज मेंट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से क्या मुराद है। तो इससे पहले कि मैं आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की बात समझाऊं, मैं आपको पहले कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का मतलब समझाना चाहता हूं। तो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट से मुराद होता है एक हिस्सा, एक पार्ट, एक वैल्यू, बल्कि एक ऐसी वैल्यू जिसको हम इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। और इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है? जिसके होने या ना होने से फर्क पड़ता हो। तो किसी खास डायरेक्शन में एक वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू को हम उस वेक्टर का कंपोनेंट कहते हैं। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनी? अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे आप देखते हो हमारे इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, माउस है। ये वन यूनिट नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ चीज़ों के जुड़ने से, मिलने से ये चीज़ें आपस में वजूद में आई हैं। इसी तरह एक वेक्टर जो होता है वो रिजल्टेंट होता है अपने कंपोनेंट वेक्टर्स का। जी हाँ, किसी भी खास डायरेक्शन में पड़े हुए कंपोनेंट वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होता है उसको हम एक वेक्टर कहते हैं। सो अ वेक्टर मे बी कंसिडर्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब यहाँ तक आपको ना कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की समझ आ गई। अब हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, बल्कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। एक वेक्टर जो होता है उसको हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में या फिर उसके सिंपल उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। आसान है। इट इज़ यूजुअली कन्वीनियंट टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर एक वेक्टर के हम कंपोनेंट बनाते हैं और वो जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी हैं, यानी 90 डिग्री पे हैं, इसको नॉर्मल भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो एक वेक्टर की रेजोल्यूशन हमने की, हमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिले और वो जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ क्या हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तब हम क्या कहेंगे कि ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं उस वेक्टर के, ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो इस दोनों बातों को जरा कंक्लूड करते हैं। So rectangular components of a vector means 2 or 3 or any number of mutually perpendicular components of a vector. Rectangular components of a vector से मुराद है 2, 3 या फिर कोई भी तादाद, 4, 5, 6, 7, जितनी भी ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं। ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स को हम उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अगर हम एक्स वाई एक्सिस की बात करें तो उसमें बज़ाहिर तो दो होते हैं, लेकिन दो उसका अपोजिट भी होते हैं। तो कितने हो गए? चार कंपोनेंट्स बन सकते हैं, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। इसी तरह एक्स वाई जी एक्सिस की बात करें तो उसमें हमारे पास बज़ाहिर 3 एक्स वाई जी होते हैं और 3 इनके अपोजिट भी हो सकते हैं। तो 3 और 3 6 कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं एक वेक्टर के। 3 उसके पॉजिटिव और 3 उसके नेगेटिव, ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन यूजुअली हम उनके पॉजिटिव कंपोनेंट्स ही बनाते हैं। तो फिर कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब दोबारा से सुन ले, फिर आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर से मुराद है एक वेक्टर की किसी खास डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू, जबकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मुराद है दो या दो से ज़्यादा
ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हों, रेक्टेंगल हों, परपेंडिकुलर हों, उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, एक्सप्लेन द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बड़ी मजे की चीज शुरू होने वाली है कि एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इसकी वजाहत करें। सो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना। हम लेट कर लेते कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए, वेक्टर ए, और उसको एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है OP, और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ, बल्कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है, थीटा। यहां से जरा देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स वाई एक्सिस। इसमें ये वाला जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर हमने एक्स लिखा हुआ है। ये जो वर्टिकल लाइन है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, ये इसको हम वाई एक्सिस कह रहे हैं। और ये जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कह रहे हैं। इसमें हम एक वेक्टर ले रहे हैं ए। कौन सा वेक्टर? ए। और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ आप देख सकते हैं कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और इस वेक्टर को जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये उस लाइन का नाम क्या है? OP। यहां तक बात समझ में आ गई? एक वेक्टर लिया जिसका नाम है वेक्टर ए, उसको लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है उस लाइन का नाम है OP, और ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है, थीटा। अच्छा, अब क्या करना? अब हम ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शन। किसका? इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। और जहां पर ये ज्वाइन कर रहे हैं उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? M। तो इस तरह ये क्या बना? MP। इसी तरह इसी वेक्टर का, ये जो वेक्टर A है, इसके हेड से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉप किया वाई एक्सिस पे, और जिस पॉइंट पर जाकर वो ज्वाइन कर रहे हैं उसका नाम रख रहे हैं हम N। तो इस तरह ये लाइन क्या बनी? ON। तो फिर हमने क्या किया? यहाँ पे क्या किया? वी ड्रॉ आ प्रोजेक्शन OM। ये O से लेकर M तक प्रोजेक्शन है। किसका? OP का। OP का किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। इसी तरह हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है ON, ये ON किसका? वेक्टर OP का ऑन वाई एक्सिस। इसको जरा गौर से देख लें, क्योंकि इसी को मैं आगे जो है अगली स्लाइड्स पे लेके जाने वाला हूँ। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की हम बात कर रहे हैं जी, इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये वो जो पिछले वाला जो फिगर डायग्राम था एज इट इज़ उठा के मैं यहाँ ले आया हूँ। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर ए है जिसको लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो OP है। अब तक हमने इसका प्रोजेक्शन ड्रॉप कर लिया है एक्स एक्सिस पे, और वो है OM, और जो वाई एक्सिस पे हमने जो इसका प्रोजेक्शन ड्रॉप किया है वो है ON। अच्छा, अब क्या करना है? अब चूंकि ये जो OM है, ये वाला जो प्रोजेक्शन है OM, ये कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AX यूनिट वेक्टर I। ये देख ले, ये नई चीज़ इसमें आई है इस फिगर डायग्राम में। फिर से देख ले, ये AXI, ये क्या है? X कंपोनेंट। किसका? इस वेक्टर A का। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, और इसमें आई क्या कर रहा है? आई उसकी डायरेक्शन बता रहा है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर IJK। यूनिट वेक्टर I represents the direction of x component of a vector, unit vector j and unit vector k represents the y and z component of a vector। ठीक है जी। इसी तरह हम बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्शन ON, ये जो प्रोजेक्शन है O से लेकर N तक, ये वाली जो लाइन है MP इसके बराबर है, और चूंकि ये y एक्सिस पे है लिहाजा इसको हम AYJ के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AYJ, ये जो नई चीज़ इसमें आई है वो देख लें, यहाँ पे AYJ, ये क्या है जी? y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। अब चूंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये वाली लाइन ON, ये वाली लाइन MP के बराबर है, लिहाजा इसको भी हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? AYJ के साथ। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने की, एक रेक्टेंगल की पहचान ही ये है कि उसकी आमने सामने की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ इक्वल होती हैं। अब हेड टू टेल रूल लगाते हैं। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल, और दूसरे वेक्टर के या लास्ट वेक्टर की हेड को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो फिर अगर गौर से देखा जाए तो ये है फर्स्ट वेक्टर AXI और सेकंड वेक्टर AYJ, और फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जो लाइन मिला रही है वो है वेक्टर A। तो फिर इस तरह से हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर A इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ। लो जी, एन नहीं काम सी,
हमने क्या कर लिया, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। एक कंपोनेंट बना ax, दूसरा कंपोनेंट बना ay। ax की डायरेक्शन बता रहा है यूनिट वेक्टर i और ay की डायरेक्शन बता रहा है यूनिट वेक्टर j। अब इस फिगर डायग्राम को बेहतर तो यह है कि आप साथ साथ लिखते जाएं जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, और अगर कहीं से आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे, जो कि है नहीं है, तो उसको पॉज करके लिख लें और फिर आगे चल पड़े। अब इसको गौर से देख लिया, आगे चले, चलो जी आगे चलते हैं। अब इसी बात को, वो वाली जो फिगर डायग्राम है, उठाकर मैं यहाँ ले आया हूँ और एक साइड पर रख दिया उसको। अब इसका हमें ज़रूरत है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अब यहाँ ax i और ay j ये क्या हैं, कंपोनेंट्स किसके, वेक्टर a के। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, लिहाजा इनको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रेक्ट एंगल पे हैं। जी हाँ, राइट एंगल पे पड़े हुए हैं, लिहाजा axi and ayj आर नाउ व्हाट, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अच्छा जी, अब ये जो ट्राइंगल है OPM, बड़ी मजे की ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल क्या है, थीटा। याद रहे, थीटा के सामने वाली जो दीवार होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो दूसरी लाइन बचती है टेढ़ी जिसका एंगल बन रहा है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और जो नीचे वाली लाइन होती है उसको हम बेस कहते हैं। जो एंगल होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के दरमियान होता है, ठीक है जी, हाइपोटेन्यूस और बेस के दरमियान। और एंगल के सामने वाली दीवार कौन सी है, ये वाली दीवार, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अच्छा, अब इस ट्राइंगल से हम AXI की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। वो कैसे, कॉस थीटा अप्लाई कर लो, करली ब्लैक हेयर पढ़ा हुआ है ना आपने, थ्रू प्रॉपर ब्रश सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर। तो C स्टैंड्स फॉर कॉस, B स्टैंड्स फॉर बेस, हेयर H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस। तो फिर इसमें से हम कॉस थीटा, करली ब्लैक हेयर, बेस क्या है AX और हेयर हाइपोटेन्यूस क्या है A, तो कॉस थीटा किसके बराबर आया, AX ओवर A। यहाँ से मैं ये वाला जो A है नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसको cos के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। पीछे क्या बचेगा, AX इज इक्वल टू A cos थीटा, AX इज इक्वल टू A cos थीटा। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मैं AYJ की मैग्नीट्यूड भी बना सकता हूँ इसी ट्राइंगल से, OPM ट्राइंगल से। तो उसके लिए हमें क्या लगाएंगे, साइन थीटा। सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये वाली लाइन MP, और ये किसके बराबर है, AY ओवर हाइपोटेन्यूस A। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AY ओवर A। तो यहाँ से A उधर चला जाएगा, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी बचेगा AY। सो AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। अब इन दोनों को हम ज़रा एक जगह पे ले आते हैं। AX, व्हाट इज AX, X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, A cos थीटा के साथ। व्हाट इज AY, Y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, A साइन थीटा के साथ। सो दिस इज द कंक्लूजन of this topic. AX and AY are known as the rectangular components of a vector A, and both of them are found by these two equations. AX is equal to A cos theta and AY is equal to A sin theta. यहाँ तक आप रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात समझ चुके हैं। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइव चूँकि है नहीं इसलिए आप मुझसे लाइव पूछ नहीं सकते, लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी। हाउ अ वेक्टर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्सप्लेन। एक वेक्टर को अब हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वापस बनाना है। पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर को उसको तोड़ा है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, अब जोड़ने की बारी है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम चूंकि जानते हैं कि एक वेक्टर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। सो सिंस अ वेक्टर कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, नंबर वन A mod and number two A hat. So a vector A is equal to A mod into A hat. That is, इसका मतलब है वेक्टर बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगी, वो जो ट्राइंगल है जो पीछे हमने पढ़ी है OPM, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OMP या OPM भी कह सकते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हम
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओपी, सो द स्क्वायर ऑफ ओपी इज इक्वल टू बेस, ओ से लेकर एम तक, ये बेस होगी, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर एम पी का स्क्वायर। अब ए ओ से लेकर पी तक ये लाइन किसके बराबर है? ए, सो ओ पी की जगह ए आ गया, स्क्वायर ऊपर एज इट इज। ओ से लेकर एम तक ये वाली जो लाइन है ये है ए एक्स आई। अब सोचेंगे आई किधर छोड़ा है, क्योंकि आई जो है वो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1, और उसका जो स्क्वायर है वो भी 1। सो इस ओ एम स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? ए एक्स और स्क्वायर ऊपर वाला एज इट इज, प्लस इसी तरह एम पी की जगह ए वाई स्क्वायर। अच्छा जी, अब चूंकि हमें तो सिर्फ ए चाहिए था, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। इसका जो स्क्वायर रूट था, इसका ये वाला जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया, बाकी सिंपल ए बच गया। एंड नो व्हाट इज ए? दिस इज ए मॉड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, and that is equal to the square root of the summation of both of these components, ax square plus ay square, यानी दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर की जो समेशन है उसका हमने लिया स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड। अगर इसी तरह तीसरा कंपोनेंट होता तो वो कैसे निकलता? ax square plus ay square plus az square अंडर द स्क्वायर रूट। एक चीज तो हमें मिल गई। अब दूसरी चीज क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? डायरेक्शन के लिए हम इसी ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा अप्लाई करेंगे। जी हाँ, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रश, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस परपेंडिकुलर क्या है? एम पी, और बेस क्या है? ओ एम। सो एम पी ओवर ओ एम, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम पी ओवर ओ एम। नो व्हाट इज एम पी? ए वाई। व्हाट इज ओ एम? ए एक्स। तो एम पी की जगह ए वाई लगा दिया, क्योंकि ये आमने सामने की दीवारें हैं और दोनों एक जैसी हैं, और ओ एम की जगह ए एक्स लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसी में से हम थीटा को इधर छोड़ जाते हैं, टेंजेंट को उधर ले जाते हैं। टेंजेंट जब दूसरी तरफ जाएगा तो उसका इन्वर्स बन जाएगा। सो थीटा दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। फिर हम इसको आप कंक्लूड करते लेते हैं। दस फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो चीजें चाहिए थी एक वेक्टर को बनाने के लिए। कितनी चीजें चाहिए थी? दो। एक वेक्टर, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड किस फार्मूले से निकलेगी? ये वाले फार्मूले से, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन किस फार्मूले से निकलेगी? टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। दैट्स इट। अब बारी है इसको समराइज करने की। सो लेट्स समराइज इट। सबसे पहले हमने बात चीज़ सीखी है, बात पढ़ी है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर से मुराद होता है किसी भी खास डायरेक्शन में उस वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू, और इफेक्टिव वैल्यू से मुराद है ऐसी वैल्यू जिसके होने या ना होने से फ़र्क पड़ता हो। इसी तरह एक वेक्टर जो होता है वो तसव्वुर किया जा सकता है कि वो रिजल्टेंट होता है अपने कंपोनेंट वेक्टर्स का किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़े होने की। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ डायरेक्शन में पड़े हुए कंपोनेंट वेक्टर्स को जोड़े तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है जिसको हम वेक्टर कहते हैं। इसी तरह रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर जो है, एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। पहले तो हम उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अगर उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन सकते हों, एक ऐसे कंपोनेंट्स बन सकते हों जो दोनों एक दूसरे के, दो या तीन हैं तो वो सारे एक दूसरे के साथ क्या हैं? 90 डिग्री पे हैं, तो फिर क्या होगा? वो वाले कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एक वेक्टर जो है उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक है ए एक्स दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और दूसरा है ए वाई एंड दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसी तरह एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से दोबारा जोड़ा जा सकता है। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए हम यूज़ करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, और डायरेक्शन के लिए टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। दैट्स इट। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है बहुत मज़े का होने वाला है। उसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें हम सीखेंगे पहले दो वेक्टर्स को, फिर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, और फिर वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़, और फिर ओरिएंटेशन ऑफ अ वेक्टर इनटू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बहुत तफसील से, बड़ी डिटेल में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर के बारे में जो अभी आपकी खिदमत में पेश कर दिया, इसके बारे में अगर कोई सवाल हो, कुछ बताना चाहें, कोई फीडबैक हो, कुछ अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छी बुरी जो भी चीज़ लगी आप हमें बताएं तो सही, पता तो चले क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है भाई, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें।
नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल जिसका नाम है अल्फा साइंस एकेडमी है इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों